नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं जो श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं वो आपके यूसेट नेट और साथ ही LT और जो TGT PGT की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से ड्राइंग सब्जेक्ट से, तो उन लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस पर से तौर पर नोट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला ही जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ताम्रपाषाण युग में मानव द्वारा किसकी पूजा की जाती, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के अंतर्गत जो मानव द्वारा जिसकी पूजा की जाती थी वो कौन थे? आपकी मृत्तिका देवी, जो प्रकृति से संबंधित इसे माना जाता है, ठीक है। ये जो थे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, जब अगर हम बात करें ताम्रपाषाण का जब काल आया था, उस टाइम पर लोग क्या करते थे? मातृ देवी, मृत्तिका देवी की जो पूजा किया करते थे पाषाण काल के अंतर्गत, ये मानव द्वारा इसको किया जाता। देखिए, आदिकाल की सबसे बड़ी ताम्र निधि कौन सी थी अगर पूछा जाता है तो ये गुलेरिया का है। ये आपके जो ये प्राप्त हुई थी, ये ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, अगर हम बात करें, ये मध्य प्रदेश MP से प्राप्त हुई थी, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनता है कि HB पेंसिल में 4B का अर्थ क्या होता है? HB का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये H है, HB में HB का अर्थ क्या होता है, ठीक है। H का मतलब है हार्डनेस और B का मतलब ब्लैकनेस, ये होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक शिला खोज किसके द्वारा की गई थी? कौन सा ऐसे व्यक्ति? आर्चर्ड वाल्ड कलाई वान जैक कविल ने ये सर्वप्रथम क्या गए थे 1880 में। इन्होंने कैमोर की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ इनके द्वारा खोज की गई थी। उसके संबंध में वृत्ताकार शिला, यहाँ पर एक वृत्ताकार शिला के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ था, जिसमें इन्होंने प्रागैतिहासिक चीज़ों से रिलेटेड उनके क्या मिले थे, यहाँ पर निशान मिले थे, जिससे कि ये साबित हुआ कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, जो वक्राकार शिलाएं जो मिली थी, वहाँ पर ऐसा फील हुआ था कि इनको देख के कि भैया प्रागैतिहासिक काल के कुछ इसमें शिला चित्र, ये तमाम चीज़ें बनी हुई है, तो तैमूर की पहाड़ियों में ये मिला था, ठीक है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि सिंघनपुर क्या है, सिंघनपुर की खोज किसने की थी? तो आपको बता दो, ये सिंघनपुर की जो खोज की थी, ये शिला चित्रों के माध्यम से इनको मिला था। ये खोज की गई थी CW एडवंस ने, इन्होंने की थी। और ये जो की गई थी खोज, ये 1910 में की गई थी सिंघनपुर की खोज, CW एडिसन द्वारा ये खोज की गई थी इनकी, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत दफे क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कला विशाल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो ये जो पुस्तक है, ये कश्मीर के जो पंडित, कश्मीरी पंडित हम इसे कहते हैं, छिमेंद्र द्वारा, इनके द्वारा ये लिखी गई थी, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीरी पंडित छिमेंद्र द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कला विशाल नामक वो पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना चाहिए 7वीं शताब्दी में विष्णु धर्मोत्तर पुराण की ये रचना की गई थी, ठीक। कभी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा भी जाता है कि 7वीं शताब्दी में किसकी रचना हुई थी? तो आपको वहाँ पर 4-5 पुस्तकों के नाम दिए जा सकते हैं, तो अलग अलग ग्रंथों के नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए विष्णु धर्मोत्तर की जो रचना हुई थी आपकी 7वीं शताब्दी के में हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये इसका श्रेय किसे जाता है? तो मनोरंजन घोष जी को 1922 में इनके द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। ये होशंगाबाद में जो चित्र मिले थे प्रागैतिहासिक कालीन, तो इनके द्वारा ये खोजा गया था, मनोरंजन घोष जी द्वारा इसको क्या किया था, खोजा गया था 1922 में। अब देखिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, सुप्रसिद्ध चित्र जिराफ जो गुफा शिलाओं का अगर हम बात करें, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेन रूप से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिराफ का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि सुप्रसिद्ध चित्र जिराफ गुफा शिलाओं का कहाँ से प्राप्त हुआ? ये जो चित्र प्राप्त होता है, जो शिला में, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? आदमगढ़ से ये प्राप्त हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप नोट भी कर सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी खींच के अपने पास रख सकते हैं, ठीक है।
देखिए, पंचमणि चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये पंचमणि के जो चित्र हैं उनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है डॉक्टर G.R. हंटर को, ये श्रेय इनको जाता है, हंटर को जाता है, याद रखिएगा। जो ये प्रश्न है जो आपका 7 दिसंबर को ना 7 जनवरी को जो पेपर आयोजित होने जा रहा है यूसेट का, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको नोट बनाते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भीमबेटका गुफा ये कहाँ है? देखिए, आपको पता है भीमबेटका गुफा आपके कहाँ है? आपके MP में है, जो भोपाल के पास ये स्थित है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 600 से अधिक यहाँ पर गुफाएं हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ आपके 475 ये चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका गुफा अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये गुफा, ठीक है। यहाँ पर सार्वधिक रूप में जो चित्र प्राप्त हुए थे वो आपके 475 चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये सबसे अधिक गुफाएं की अगर हम बात करें 600 से अधिक गुफाएं यहाँ मिली और उनमें 475 चित्र मिले। और लखनिया, देखिए अगला प्रश्न है, लखनिया ये गुफा कहाँ स्थित है? ये भी आपके मिर्जापुर क्षेत्र के कंडाकोट की पहाड़ियों के समीप में ये स्थित है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये वाला जो प्रश्न थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट भी कर ले, ये बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है। कबरा पहाड़ है, ये कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? ये रायगढ़ के क्षेत्र में ये पहाड़ियाँ आती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, हरनी हन्ना नामक ये गुफा कहाँ है? ये आपके विजयगढ़ के समीप में ये इस गुफा को आपको देखने को मिल सकती है। और अगला प्रश्न भीमबेटका से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। ये भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये किस काल से संबंधित मानी जाती है? पाषाण काल में इन गुफाओं का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अगर हम इनकी निर्माण अवधि की अगर हम बात करें 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के मध्य में इन गुफाओं का किया गया था, निर्माण किया गया था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए भीमबेटका की अगर हम बात करें तो इसका श्रेय किसे जाता है? ठीक है, भीमबेटका गुफा का तो B.S. वांकर जी को श्रेय जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपने कई दफ़े अपने 11th से या कभी भी आपने जब क्वेश्चन उठाए होंगे तो उन क्वेश्चनों में ये वाला क्वेश्चन स्वाभाविक रूप में पूछा जाता है। ये जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो खुदाई हुई थी या लोथक गुजरात की जो खुदाई हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी? ये गुजरात में हुई थी। ये 1935 में इसकी खुदाई की गई थी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है तो पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। जो भी प्रागैतिहासिक सभ्यताएं जब भी कहीं भी बसी हैं ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, सारी नदियों के किनारे जहां पर पानी का विशेष रूप से स्रोत रहा हो तो वहीं पर ही ये फली फूली ये सभ्यता। देखिए मोहनजोदड़ो जो बसा था वो आपके सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा जो नगर था वो आपकी रावी नदी के किनारे। थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका पानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पानी से आपके खाद्यान्न तमाम चीज़ें आप उगा सकते हो, तो ये इसीलिए ये बसा जाए। अब देखिए हड़प्पा टीले की खोज किसके द्वारा की गई थी, कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये खोज जो हुई थी हड़प्पा टीले की 1878 में इसकी खोज हुई थी और कनिंघम द्वारा इसको खोजा गया था। ये इसकी खोज का जो श्रेय आपको कनिंघम को ये जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा हरिपुरिया ये जो है ये हरिपुरिया किसको कहा जा रहा है? हड़प्पा को ये ऋग्वेद में हरिपुरिया के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिपुरिया को किसके द्वारा जाना जाता है, तो ये हड़प्पा के द्वारा इसका नाम दूसरा नाम के रूप में से जानते हैं। किसको? हरिपुरिया आपका जो है आपके हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है, ठीक है। अब ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, कभी क्वेश्चन बनता है, तो इसका प्रतिपादन आनंदवर्धन जी द्वारा इसका क्या किया था? ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था, इनको ही इसका श्रेय जाता है, ठीक है। आनंदवर्धन जी को यह श्रेय जाता है, याद रखिएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, आनंदवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है कि इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। ये आपका ये जो ग्रंथ है हाउ न्याय लोक ये है आपके, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्वन्य लोक ध्वनया
लोक ये है, लोचन धन्यनाथ लोचन नामक टीका किसके द्वारा लिखी गई है, कभी क्वेश्चन बनता है, अभिनव गुप्त द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, रस दीप्ति के रचनाकार कौन है, ये रस दीप्ति जो लिखी गई है वो आपके आनंद वर्धन जी द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़े एलटी में भी पूछा गया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि कला के लिए आत्म तत्व का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कला के लिए आत्म तत्व एक पहला, और दूसरा आपके रूप तत्व के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, पैराथेरेपी गाथा नामक ग्रंथ है जो लिखा गया है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदुओं का ग्रंथ से संबंधित, ये मान सकते हैं कि हिंदुओं से विशेष तौर पर इससे रिलेटेड रखा जा गया है। रिपब्लिक नामक पुस्तक आपको पता है, अगर किसी ने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो ये वाला प्रश्न जो है ये आपके प्लेटो द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, अब बात करेंगे फादर ऑफ एस्थेटिक, ये जो है, ठीक है, एथलेटिक्स, ठीक है, ये किसकी तरह, ब्राउन गेटन को ये जाता है, इसका श्रेय याद रखिएगा। अब युद्ध और शांति, यहाँ पर देखिए युद्ध और शांति नामक जो पुस्तक जो लिखी गई है वो टॉल्स्टॉय द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, टॉल्स्टॉय ये द्वारा इनके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए परम सौंदर्य जो पुस्तक लिखी गई है, परम सौंदर्य कभी पूछा जाता है कि परम सौंदर्य पुस्तक किसके द्वारा रची है, तो ये कालिदास जी द्वारा इसको रचा गया है। ठीक है, कालिदास द्वारा जो रची गई जो पुस्तक है परम सौंदर्य। अब इसमें आप नोट करिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक चित्र मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर पाए गए हैं। कौन कौन से स्थान थे, प्रागैतिहासिक काल के चित्र किन किन स्थानों में मिले, कभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन कौन से प्रदेश अगर गए तो ये आपके भोपाल में पाए गए, होशंगाबाद में मिले थे। ठीक है, आपके मिर्ज़ापुर में मिले, और साथ ही उत्तर प्रदेश में मिले, और महाराष्ट्र के अंतर्गत ये मिले। ठीक है, अब देखिए इन क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को मैंने वर्णिका भंग, ठीक है, वर्णिका भंग किसे कहा जाता है, ये क्या है, ये विधित वर्णों की सम्मिलित भंगिका को ये माना जाता है। ठीक है, अब आलंबन और उद्दीपन के भेद होते हैं। ठीक है, आलंबन व उद्दीपन के क्या होते हैं, भेद होते हैं। विभाव के भेद किन्हें माना जाता है, विभाव के भेद किसे माना जाता है, तो उद्दीपन और आलंबन को माना जाता है। लावण्य योजना क्या है, यह रूप राशि को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रूप राशि को क्या कहा जाता है, लावण्य योजना जो कहा जाता है वो आपके रूप राशि को कहा जाता है। ठीक है, भरत मुनि का समय अगर हम बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। भरत मुनि का जो समय जो माना जाता है 300 ईसा पूर्व का ये टाइम पीरियड इनका माना जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा। अब नित्य संगीत का दृश्यकरण ये कह रहा है, ये किसे कहा जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर हम बात करें तो ये सुमन लंगोर को इनको जाता है, ये संगीत दृश्य का दृश्यकरण सुमन लंगर को ये जाता है। ठीक है, अब डॉक्टर राधाकृष्णन क्या है, एक इनके द्वारा जो लिखा गया था, भारतीय सौंदर्य शास्त्री इन्हें माना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन क्या है, एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री के रूप में इन्हें जाता है। देखिए अब थोड़ा सा हम भीमबेटका के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है। पाषाण काल से अगर हम बात करें 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का ये समय माना जाता है। 20 से पूर्व में ऊपर भी बताया गया। भीमबेटका की गुफाओं की खोज का जो श्रेय जाता है V.S. वांकण जी को ये जाता है। ये एक दूसरा क्वेश्चन बना। भीमबेटका गुफा कहाँ है, ये आपके भोपाल के पास मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। और इसमें कितनी गुफाएं हैं, 600 गुफाएं प्राप्त हुई थी और 475 गुफाओं में ये चित्र यहाँ प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा। आर्चीवाल क्या है, ये देखिए, ये भारतीय शिला चित्रों को सर्वप्रथम खोजने का जो श्रेय जो जाता है वो सर्वप्रथम विदेशी चित्रकार को ये जाता है। ये विदेशी चित्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं बात करूं अकबर के अनुसार, अगर हम बात करें हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावनाओं से कहीं ऊंचे ये होते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम चित्रकार
हैं जो उनके समक्ष हैं। ये जो थ्योरी दी गई थी, ये किसके द्वारा कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये शब्द है, हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावनाओं से भी कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, संसार में ऐसे बहुत कम चित्रकार होते हैं जो इसको समझ सकते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये अकबर के द्वारा ये कहा गया था। देखिए अब बात करते हैं पहाड़ी शैली से संबंधित ये प्रश्न है, पहाड़ी शैली के विकास की विशेष जो संयोग दिया, जो इसके विकास में जो विशेष रूप से संयोग दिया, किसके द्वारा दिया गया। अब कांगड़ा के संसार चंद्र, बसौली के कृपाल पाल और अमृतपाल, ये दो ये शख्स रहे हैं जिन्होंने पहाड़ी शैली में कहीं ना कहीं अपना अहम योगदान दिया। वहीं अगर हम बात करें गुलेर के जो राजा थे हरि सिंह और रूपचंद्र, ये दो थे, हरिश्चंद्र और रूपचंद्र, ये दो ये महत्वपूर्ण ये रहे जिन्होंने पहाड़ी शैली को कहीं ना कहीं विकसित किया। ईवी हैवल की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, ये मद्रास स्कूल के प्राचार्य ये जब ये बने, जहां उन्होंने क्या करा था 1844 में से लेकर 1896 तक इन्होंने यहाँ कार्य किया। और उसके बाद ये जो ईवी हेवल्स हैं वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इनका स्थानांतरण हुआ और उस समय उन्होंने भारतीय कला पर 3 पुस्तकें लिखी। 3 पुस्तकें कौन सी, देखिए ईवी हेवल्स द्वारा कौन सी 3 पुस्तकें लिखी गई है, क्वेश्चन ये बनता है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आपके मद्रास स्कूल के प्राचार्य कौन बने, तो ईवी हेवल्स ये रहे। और कलकत्ता स्कूल आर्ट में किसका स्थानांतरण किया गया था, तो ये ही थे। ठीक है, इनके द्वारा 3 पुस्तक लिखी, इंडियन स्कल्पचर ऑफ एंड पेंटिंग, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा। आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट इनके द्वारा लिखा गया। इंडियन आर्टिकल ये जो लिखा गया है ये भी इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से ईंटों की माप हुआ करती थी, यहाँ पर देख पा रहे होगे आप। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक सही 5 सही 1/4 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1/2, ये उस टाइम पे क्या होते माप होती थी। अब पकी हुई लाल ईंटों से क्या होता भवनों का निर्माण किया जाता था। और हड़प्पा टीले का पता आपको पता है कि 1878 में कनिंघम द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अब मैग्नीज किसके दरबार में रहता था, तो ये आपके चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अब स्तूप किसे कहते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्तूपों को भी देख लेते हैं। यह किसी महान व्यक्ति की एक कब्र भी कह सकते हो, इसको स्मृति पर उसको बनाया जाता है किसी अन्य स्थान पर, या कहें चिता के ढेर पर, या जहाँ पर चिता लगती है उस स्थान पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अवशेषों को इकट्ठा करके मिट्टी और ईंटों से पत्थरों से इसको क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है, या इसके ऊपर स्तूप बनाया। स्तूप जो बनना शुरू हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल से ये प्रथा चली आई है। देखिए सांची का स्तूप की ऊंचाई पूछी जाती है, तो सांची के स्तूप की जो ऊंचाई है कम से कम 77 फीट ऊंचा ये है, और ये लाल रंग के बलुए पत्थर से बना हुआ है। अशोक द्वारा कितने स्तूपों का निर्माण किया गया, क्वेश्चन बनता है, तो आपके 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, लौर स्तंभ ये क्या है, ये जैन मंदिर के निकट ये कौशाम्बी में ये स्थित है। ठीक है, अब गांधार शैली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए गांधार शैली की अगर बात करें तो कनिष्क के समय में भारतीय चित्रकला की शैली और उसकी यूनानी मूर्ति की जो शैलियों के मिश्रण से गांधार शैली का ये जन्म हुआ। और गांधार शैली का प्रमुख विषय क्या रहा, कभी क्वेश्चन मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां उस समय बने थे। गांधार में जो मूर्तियां जो बनी थी वो शिल्पकला जो स्लेटी पत्थर से उसमें बनाई जाती थी। ठीक है, अब वहीं पर आप देख पा रहे हो कि ठीक है, अब मैं कुछ अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए कि अगर मैं बात करूं ये गांधार शैली मुख्य रूप से कहाँ पनपी, ये मथुरा में पनपी, या कहें मथुरा शैली के समकालीन इसे माना जाता है। मथुरा शैली की अगर हम बात करें तो मथुरा शैली में गांधार शैली का जो प्रभाव दिखाई देता है, और ये जो प्रभाव दिखाया जाता है इस शैली में ग्रीक शैली का भी प्रभाव मथुरा शैली पर कहीं ना कहीं पड़ा था। और मथुरा शैली जो बनी थी उस टाइम पे जो रेतीले जो पत्थर होते थे उससे बनाई जाती थी। और मथुरा में भगवान विष्णु के प्राचीनतम
प्रतिमाएं बनी हैं। इसके अंदर ब्रह्मा बुद्ध जैन संप्रदाय का भी संगम या तीन चीज़ों का संगम यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।